बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। बच्चों पढ़ेंगे हम लोग क्लास 12 का नया चैप्टर जिसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है। बच्चों हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल में क्लास 11th में जाना था कि 4 ब्लॉक्स होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक क्लास 11th में पढ़ा था, पी ब्लॉक भी उसके 2 फैमिली क्लास 11th में है और बाकी जो पी ब्लॉक के फैमिली है नाइट्रोजन फैमिली से लेकर के इनर्ट गैसेस तक वो हमें पढ़ना है क्लास 12th में। और उसके बाद ये हम लोग अभी पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, तो बच्चों पहले हम लोग डी ब्लॉक के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद एफ ब्लॉक पे आएंगे। डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं बच्चों वो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 3 से ग्रुप 12 तक में प्रेजेंट रहते हैं। तो इसलिए मैंने लिख भी दिया है कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। यही सारे एलिमेंट्स हैं बच्चों। दिख रहा होगा कि हर रो में तुम्हें 10 एलिमेंट दिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ऐसा 4 रोज है। ठीक है, तो बच्चों लिखा है मैंने ग्रुप 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रोमन में लिखते हैं तो इसे 3b 4b 5b 6b 7b 8 9 10 को मिलाकर के ग्रुप 8 बोलते हैं और इसको 1b बोलते हैं, इसको 2b बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये पीरियड 4 से शुरू है। ठीक है बच्चों, पीरियड 3 में कोई भी डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। पीरियड 4 है, पीरियड 5 6 और 7 है। ठीक है, पीरियड 4 में जो बच्चों एलिमेंट्स हैं उन सब में 3D सबशेल में इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं। देखो इसे 3D सीरीज नाम लिखा है। तो याद रखना है बच्चों, जब भी हम लोग कोई भी पीरियड का सबशेल अगर लिखते हैं तो जैसे अगर पीरियड 4 है तो बोलते हैं कि S होगा 4S। लेकिन जब D का हम लोग बात करेंगे, जैसे बोलते हैं ना अगर पीरियड 4 है तो पीरियड 4 जब भी बोलेंगे तो उसमें S अगर लिखेंगे तो वो 4S होगा, P लिखेंगे तो 4P होगा, लेकिन जब D लिखना होगा तो वो उस 4 से 1 कम होगा। तो हम पीरियड सबशेल का बात कर रहे हैं। ये पीरियड सबशेल पीरियोडिक टेबल में भी पढ़ा दिया गया होता है। ठीक है, तो अभी बस ऐसा समझो ना, पीरियड 4 में जो एलिमेंट्स है उसमें 3D में इलेक्ट्रॉन्स पढ़ते हैं, पीरियड 5 वाले में 4D में, इसमें 5D में इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 6D में, इसलिए नाम है 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। देखो ये वाला जो रो है वो शुरू होता है Sc स्कैंडियम से, खत्म होता है जिंक पे 21 से 30। ठीक है, उसके बाद ये एट्रियम से शुरू होकर खत्म हो रहा है कैडमियम पे, ये लैंथनम से शुरू होकर के मरकरी पे, एक्टिनियम से शुरू होकर के कॉपर नीशियम पे। क्लियर है बच्चों? तो अभी हम लोग सीख लेंगे क्या तरीका, क्या ट्रिक है, कोड वर्ड है जिससे हम लोग इन सबको याद रख सकते हैं। बस एक छोटा सा चीज ये बता दे रहे हैं कि इस वाले के एंड में ये जो पीरियड 4 है 3D सीरीज के एंड में, इसको जब आगे लेके चलेंगे हम लोग पीरियड 4 में तो यहाँ पे कौन सा इनर्ट गैस होगा? सभी बच्चों को याद आ रहा होगा। याद करोगे तो शुरू होता है ना बच्चों हीलियम, नियन, आर्गन। आर्गन के बाद यहाँ पे आता है क्रिप्टन, तब यहाँ पे आता है लास्ट में जेनन और यहाँ पे लास्ट में आता है रेडन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और लास्ट में यहाँ पे हम लोग इसके नीचे में लिख देते हैं, हम लोग ऑर्गेनाइजेशन लिख देते हैं ओजी, या फिर हम लोग बोलते हैं ना यहाँ पे 118 आएगा तो अगर 118 आएगा तो उसका नाम क्या होता है? उन ऑक्टियम, UUO लिख देते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो उस पर भी नहीं जाएंगे। कुछ देर में तुम लोग को पता चलेगा कि ये क्रिप्टन, जेनन, रेडन क्यों बोले हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में उसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आ जाते हैं पहले कोड वर्ड्स पे। बच्चों मैं बोल दे रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, वीडियो को पॉज कर करके लिख लेना। साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फेयर कॉपी निकुजन। मतलब निकुजन बोल रहे हैं इस तरह का, मतलब बंगाली में बोलेंगे ना अच्छे लोग। ठीक है, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फेयर कॉपी निकुजन। क्लियर है? फिर से बोलते रहे, साइंस टीचर वेरी क्रूएल, मांगे फेयर कॉपी निकुजन। यहां पे आते हैं यारी जरा निभाना, यारी जरा निभाना मौत तक। क्लियर है? यारी जरा निभाना मौत तक, रो रो पड़ी आज चांदनी। क्लियर है?
रो रो पड़ी आज चांदनी, यारी जरा निभाना मौत तक, रो रो पड़ी आज चांदनी। नेक्स्ट हम लोग 5D सीरीज पे आते हैं, तो क्या बोलेंगे, ला हफ्ता, जो होता है ना हफ्ता वसूली जो गुंडे लोग करते हैं, ला हफ्ता वरना रह उस इरिटेटिंग पोपट के साथ और हो जा पागल। फिर से बोल रहे हैं, ला हफ्ता वरना रह उस इरिटेटिंग पोपट के साथ और हो जा पागल। क्लियर है ना, ला हफ्ता वरना रह उस इरिटेटिंग पोपट के साथ और हो जा पागल। क्लियर है, लिख नहीं रहे ये सब तो सुन के लिख लोगे ना। और लास्ट में है बच्चों ये 60 सीरीज पीरियड 7 का अकेले आरडी शर्मा बुक। अकेले आरडी शर्मा बुक, अगर कोई बच्चा मैथ्स पढ़ा होगा तो उसको पता होगा आरडी शर्मा बुक। अकेले आरडी शर्मा बुक में है मैथ्स के डिफिकल्ट सवाल रिवीजन करना। ठीक है, अकेले आरडी शर्मा बुक में है मैथ्स के डिफिकल्ट सवाल, डीएस मतलब समझ जाना, डिफिकल्ट सवाल क्या करना, रिवीजन करना। क्लियर है, एकदम याद रहना चाहिए। तो यही है पूरा, अकेले आरडी शर्मा बुक में है मैथ्स के डिफिकल्ट सवाल रिवीजन करना। साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फेयर कॉपी निकू जान, यारी जरा निभाना मौत तक, रो रो पड़ी आज चांदनी, ला हफ्ता वरना रह उस इरिटेटिंग पोपट के साथ और हो जा पागल, अकेले आरडी शर्मा बुक में है मैथ्स के डिफिकल्ट सवाल रिवीजन करना। तो बच्चों अभी तक तो हम लोगों ने ट्रिक सीख लिया कि कैसे याद करते हैं। एक और चीज समझ लो कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं जिनका की एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा है, तो उनका नोमेनक्लेचर करने का एक और तरीका होता है, जिसमें 1 के लिए उन यूज करते हैं, 2 के लिए बाई यूज करते हैं, 3 के लिए ट्राई, 0 के लिए नील, इस तरह से चलते हैं। और लास्ट में सभी में ईएम वर्ड ऐड कर देते हैं। जैसे इसका नाम लिखेंगे तो 1 के लिए उन, 0 के लिए नील, 4 के लिए क्वाड, लास्ट में ईएम। तो उन, यू, उन, नील, क्वाडियम, उन, नील, पेंटियम, उन, नील, हेक्सियम, उन, नील, सेप्टियम, उन, नील, ऑक्टियम, उन, नील, एनियम। ठीक है, ये 110 है तो उन नीलियम, तो यू यू एन, ये हो जाएगा उन उनियम, ये यू है मत जाना। 112 है तो उन बियम। ठीक है, अब ये क्यों बताया है, क्योंकि देखो बच्चों नीट 2020 में ही सवाल पूछा गया था, ये सी बॉर्गियम का मतलब मैच करना था। एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ था, लेफ्ट में 4 राइट में मैच करना था। तो जिसमें एक उन नील हेक्सियम था मतलब सी बॉर्गियम, ठीक है, एक रोजिनियम के लिए था उन उनियम। तो इसलिए ये भी थोड़ा सा याद रखना चाहिए, जबकि इसका कोई बहुत बड़ा याद करने वाला चीज नहीं है। तो एक बेसिक नोमेनक्लेचर का तरीका है जो किसी भी बच्चे को पता होता है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि क्या क्या चीज है। देखो बच्चों, अगर कोई पूछेगा कि डी ब्लॉक का कितना सारा एलिमेंट्स है, तो देखो तो हर रो में बच्चों कितना है 10, और ऐसा 4 रो है, तो बोलेंगे डी ब्लॉक का कितना सारा हो जाएगा एलिमेंट्स, डी ब्लॉक में हो जाएगा 40 एलिमेंट्स, याद रखना है। अब बच्चों देखो, जब ट्रांजिशन का बात करते हैं तो ये जो लास्ट वाला होता है मतलब ग्रुप 12 का जो एलिमेंट्स है, इसको हम लोग ट्रांजिशन नहीं मानते हैं, मतलब ये चारों को हम लोग ट्रांजिशन नहीं मानते हैं। तो ट्रांजिशन का अगर गिनती पूछा जाएगा तो कितना हो जाएगा, ट्रांजिशन मेटल्स बोला जाएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाए तो कितना हो जाएगा, 40 में से 4 घटा तो 36। तो याद रखना है डी ब्लॉक 40, लेकिन ट्रांजिशन कितना 36। ट्रांजिशन किसको कहते हैं, सारा डी ब्लॉक एक्सेप्ट ये 4, जिंक, कैडमियम, मरकरी और कॉपर नीशियम। ठीक है, अब एक और चीज, कुछ छोटा छोटा पॉइंट्स है वो सब जान लेना है बच्चों। ये जो पूरा ग्रुप है इसको बोला जाता है कॉइनेज मेटल का ग्रुप, कॉइनेज मेटल्स, कॉइनेज मेटल्स का ग्रुप है। कॉइनेज मेटल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे क्या बनता है, यूज फॉर मेकिंग करेंसी, किसी समय पे किया जाता था, अभी भी कर सकते हैं।
जनरली हम लोगों को पूछा जाए कॉइनिक मेटल्स कौन है, तो बोलते हैं कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, तो ये जो फैमिली है ये किसका है, ये जो ग्रुप है ये कॉइनेज मेटल्स का है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेक्नीशियम जो है बच्चों, टीसी इज फर्स्ट आर्टिफिशियल बोलो या मैनमेड एलिमेंट है। ये सब छोटा छोटा पॉइंट्स है जो कि पता रहना चाहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। टेक्नीशियम क्या है, फर्स्ट मैनमेड एलिमेंट है। क्लियर। अब आ जाते हैं बच्चों, हम लोग जानते हैं कि डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। जो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, लिख दे रहे हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोई पूछेगा कि क्या होता है तो हम लोग बोलते हैं ये होता है आईजी। आईजी लिख रहे हैं इसका मतलब हमेशा इनर्ट गैस। जैसे कि स्कैंडियम का जब भी लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो क्या बोलते हैं आर्गन, आर्गन के बाद बोलते हैं 3D में 1 और 4s पे 2। तो ये लिख दिए IG स्टैंड फॉर इनर्ट गैस, फिर N-1D जो कि 1 से 10 वैरी करता है, और फिर NS जो कि 1 या 2 होता है। याद रखना है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इनर्ट गैस के बाद N-1D 1 से 10, NS 1 से 2। क्लियर है। नहीं तो बोल सकते हैं IG नहीं भी रखो तो बोलेंगे यही वेरिएबल चीज रहता है इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, अब ध्यान रखना है ये वाला सबके लिए फॉलो होता है। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर पैलेडियम ये फॉलो नहीं होता है। ठीक है, पैलेडियम जो कि 46 से दिख रहा है, ये पैलेडियम, इसको बच्चों सबसे बड़ा एक्सेप्शन मानते हैं हम, क्योंकि ये दिख रहा है ना, जैसे हम लोग जब पढ़ेंगे अभी कुछ देर के बाद पूरे के पूरे डी ब्लॉक में सबके लिए क्या क्या एक्सेप्शन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वो सब जानेंगे। रीजन क्या क्या है, जैसे कि हम लोग जानेंगे क्रोमियम D4 ना होकर के D5 हो जाता है, कॉपर D9 नहीं होकर के D10 हो जाता है, ऐसे ही बीच में बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं तो जानेंगे सब। लेकिन वो सब के सब इस पे सेट होते हैं, लेकिन पैलेडियम कभी भी इस पे सेट नहीं होता है एक्सेप्ट फॉर पैलेडियम। पैलेडियम का बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है क्रिप्टन, तो अभी ना कुछ देर पहले बताए थे जिंक के बाद क्रिप्टन होता है, तो क्रिप्टन के बाद ही ऐड कर रहे हो इलेक्ट्रॉन, तो ये यूट्रियम आ रहा होगा, ये आ रहा होगा, ये आ रहा होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है क्रिप्टन 4D10 5s0। ठीक है, अब बताओ तो 5s0 लिख दें या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं क्रिप्टन सीधा 4D10। तो बताओ तो ये इस पे सेट हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं ना। तो इसीलिए याद रखना है, ये सब कुछ बेसिक पॉइंट सब था जो कि याद रखने वाला है। अब बच्चों इसी में एक और पॉइंट बता दे रहे हैं, जिस ऑर्डर में लिखते जाना उसी ऑर्डर में लिखते जाना, मतलब पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, ये हो गया चौथा, फिर हम लोग ये पूरा लिखे। इसी तरह में एक और पॉइंट भी ऐड कर दे रहे हैं, मतलब इसी को पहले लिख देना है, जैसे नोबल मेटल्स। नोबल मेटल किसको बोलते हैं बच्चों, नोबल मेटल्स हम लोग बोलते हैं जो कि हाईली अनरिएक्टिव होता है। ठीक है, तो पहले बच्चों जनरली प्लैटिनम को, सिल्वर को, गोल्ड को, इन सबको माना जा रहा था नोबल मेटल। ठीक है, कभी कभी कॉपर भी बोल दिया जाता था, लेकिन अभी जो है पैटर्न उसमें हम लोग बोलते हैं कि ये जो 8 है, जैसे दिख रहा है ना, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, ये 8 और प्लस कितने बार कितने सारे बुक्स में कितने जगह पे मरकरी भी ऐड कर दिया जाता है, तो हम लिख दे रहे हैं ये 4 दिख रहा है ना, और इसके अलावा इसको भी ऐड कर दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, थेनियम, रोडियम दिख रहा है ना, पैलेडियम, एजी, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, इन सब के अलावा और कौन है, एचजीबी। ठीक है, तो ध्यान रखना है नोबल मेटल कैसे 8 नोबल मेटल्स में गिना जाता है। मैक्सिमम जगह मैक्सिमम बुक्स में कितने सारे केसेस में एचजी को भी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। तो ये हो गया एक बेसिक जानकारी। अब हम लोग बच्चों बारी बारी से पढ़ना शुरू करेंगे कि परफेक्ट डेफिनेशन क्या है ट्रांजिशन मेटल्स का। अब बच्चे सोचेंगे कि नाम है डी ब्लॉक, लेकिन फिर भी हम लोग ट्रांजिशन मेटल या ट्रांजिशन एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं। देखो बच्चों, हम लोग जब पढ़ेंगे तो इन सब के प्रॉपर्टी को, मतलब जिंक कैडमियम को भी इसी के साथ मिला के पढ़ लिया करेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों अलग से इसके पढ़ना हेक्टिक रहेगा, तो हम लोग चूंकि ये डी ब्लॉक में ही आता है, इसलिए अभी पढ़ना शुरू करेंगे जब तो सबका प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे
सबसे पहले जानेंगे कि ट्रांजिशन मेटल या ट्रांजिशन एलिमेंट का परफेक्ट डेफिनेशन क्या होता है। एक तो बच्चों इस तरह से भी लोग कहते हैं कि एक्सट्रीम लेफ्ट में पीरियोडिक टेबल में उस तरफ क्या है, एस है, और इधर कौन है, इधर पी ब्लॉक है। तो बोलेंगे एस है एकदम हाईली बहुत ही अच्छे मेटल्स हैं और इधर नॉन मेटल्स हैं। तो इधर से जब इधर जाना शुरू करेंगे, जैसे कैसे बोला जाता है, पहले कोई इंसान मोटा था काफी, बाद में वो पतला हो गया, तो बोलेंगे ना बीच में एक फेज आया ट्रांजिशन का जिसमें वो मोटा से पतला में कन्वर्ट होता गया। तो सेम टू सेम वही चीज बोलेंगे कि एस और पी ब्लॉक के बीच में कुछ ट्रांजिशनल फेज है, उसी में ये सप्लाई कर रहा है, उसको ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं, इधर से उधर जाने के बीच में जो है। तो ये हो गया एक जबरदस्ती का डेफिनेशन। परफेक्ट जो डेफिनेशन है वो हम लोग अभी सीखेंगे। तो फिलहाल बच्चों इतना सारा चीज याद रखना है, इसको याद रखने का ट्रिक भी अच्छे से दिमाग में सेट कर लेना। ठीक है बच्चों, अब हम लोग डेफिनेशन सीखेंगे। बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर डेफिनेशन ट्रांजिशन मेटल्स का। बच्चों जैसा कि मैंने कुछ देर पहले बोला कि उस तरफ एस ब्लॉक है, इस तरफ पी ब्लॉक है, तो कहते हैं कि एस ब्लॉक से पी ब्लॉक के बीच में जब चलते हैं तो प्रॉपर्टीज दोनों के बीच वाला होता है। ठीक है, तो इसके वजह से उसका नाम दे दिया गया था ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, ये तो बस ऐसा ही डेफिनेशन हो गया, लेकिन बाद में IUPAC ने प्रॉपर डेफिनेशन दिया ट्रांजिशन मेटल का, और IUPAC के हिसाब से बच्चों डेफिनेशन लिख भी दिया है मैंने कि ऐसा मेटल जिसके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड मतलब कि खाली डी सबशेल हो, या तो एटम मतलब न्यूट्रल एटम में, ठीक है, या तो ग्राउंड स्टेट बोल देंगे, या फिर जब वो कोई आयन बनाए, या बोलेंगे कि किसी उसके स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो कहते हैं अकॉर्डिंग टू IUPAC मेटल्स व्हिच हैव इनकम्प्लीट डी सबशेल आइदर इन न्यूट्रल एटम और देयर आयन्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स। या तो आयन में होना चाहिए या तो न्यूट्रल एटम में होना चाहिए, डी खाली वाला, ठीक है, खाली वाला डी सबशेल होना चाहिए, या फिर बोलते हैं या तो ग्राउंड स्टेट में या फिर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब इसी पे हम लोग कहते हैं कि जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपरनीशियम मतलब ग्रुप 12 वाला एलिमेंट्स ट्रांजिशन मेटल्स नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका D10 कंप्लीटली रहता है, कंप्लीटली फिल डी सबशेल रहता है, तभी बोलते हैं कि फुल D10 कॉन्फ़िगरेशन है ग्राउंड स्टेट में भी और एज वेल एज इन देयर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स। जैसे कि जिंक बोलते हैं ना आर्गन 3D10 4s2, अगर Zn+2 उसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो ये 4s का 2 इलेक्ट्रॉन गायब होगा, तभी क्या बचेगा, तभी बच जाएगा बच्चों 3D10। क्लियर है? तो हम लोग बोलते हैं कि ग्रुप 12 वाला क्यों नहीं है, क्योंकि उसका ग्राउंड स्टेट में और स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में D10 रहता है। ठीक है, अब पूछा जाता है कितने बार बच्चों NCERT में भी सवाल दिया हुआ है, बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, या ऐसे भी पूछते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि ग्रुप 11 या कॉइनेज मेटल्स को हम लोग ट्रांजिशन मानते हैं। ट्रांजिशन मानते हैं भले ही उनका ग्राउंड स्टेट में D10 हो, जैसे कॉपर का D10 रहता है ना, D10 फुली फिल होता है ग्राउंड स्टेट में, लेकिन जैसे ही उसका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट Cu+2 देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए S से एक हटेगा और D से एक हटेगा, तो D9 इनकम्प्लीटली फिल्ड हो गया ना D। तो बोलते हैं कॉइनेज मेटल्स और ग्रुप 11 मेटल्स आर ट्रांजिशन मेटल्स बिकॉज दे हैव इनकम्प्लीट डी सबशेल इन देयर स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। याद रखोगे? ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ देर पहले लिखे थे डी ब्लॉक का, इनर्ट गैस N-1 D 1 से 10 NS12 बोलते हैं ना, ये सबके लिए सेट होता है एक्सेप्ट पैलेडियम। पैलेडियम में क्या बोलते हैं, क्रिप्टन 4D10। क्लियर है? अगर बच्चों पूछा जाएगा कि ट्रांजिशन मेटल्स का बताइए क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो उसका D10 होगा NS2 होगा। याद रखना है N-1 D10 रहेगा और NS2 रहेगा। ये जो लास्ट वाला जितना है देखो दिख रहा है ना, 3D10 4s2 है, ठीक है, उसी तरह 4D10 5s2 6D10 7s2 इस तरह से रहेगा। बच्चों जब हम लोग अभी पूरा का पूरा देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो बहुत सारा एक्सेप्शन दिखेगा। एक्सेप्शंस के कई सारे कारण हैं। एक्सेप्शंस के पीछे का रीजन है बच्चों, सबसे पहला कि D5 D10 हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड सबशेल्स हाईली स्टेबल होता है ड्यू टू हाई सिमेट्री एंड हाई एक्सचेंज एनर्जी। एक्सचेंज एनर्जी सिमेट्री सब एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही पढ़ना होता है। अभी मान लेना है D5 D10 क्या होता है, हाईली स्टेबल, पहला रीजन। दूसरा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शंस, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि स्क्रीनिंग इफेक्ट,
बाहर का इलेक्ट्रॉन्स अंदर वाले, मतलब कि अंदर वाला इलेक्ट्रॉन्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, शील्ड करेगा ना न्यूक्लियस के इफेक्ट से। जेड इफेक्टिव मतलब कि इफेक्टिवली न्यूक्लियस कितने अच्छे से इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखा है, ठीक है, मतलब दोनों के बीच में कितना अट्रैक्टिव फोर्स है और एक्सचेंज एनर्जी। ये सब रीजन है जिसकी वजह से बहुत सारे एक्सेप्शंस आ जाते हैं। तो हम लोग बारी बारी से देखते हैं 3D, 4D, 5D और 6D सीरीज। बच्चों 3D सीरीज ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ट्रिपल स्टार मार्क कर दे रहे हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इससे रहेगा, तब सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पे ये आएगा, तब ये, और 6D केवल है इसीलिए बस पढ़ ले रहे हैं, इससे बड़ा कम सवाल पूछा जाता है। तो हम लोग देखते हैं बच्चों, रेड से जिसको जिसको अंडरलाइन किया वहीं तक एक्सेप्शन है। तो हम लोग समझते हैं किस तरह से। देखो पहला 3D1 4s2, 3D2 4s2, हमेशा याद रखना है s में दोनों इलेक्ट्रॉन भर देते हैं तब d में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो दिख रहा है ना 3D1 4s2, 3D2 4s2, 3D3 4s2। लेकिन क्रोमियम का क्या होना चाहिए था, यहाँ पे 3D4 4s2 होना चाहिए था ना। तो हम लोग क्या जानते हैं, D4 है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा देंगे तो D5, कौन ज्यादा स्टेबल, D5 ना, इसीलिए ये क्या हो गया 3D5 4s1। क्लियर है, इसीलिए इसको अंडरलाइन कर दिए। इसके नीचे भी जो है वो भी वैसा ही फॉलो करता है। मैंगनीज पे आएंगे तो क्या हो जाएगा 3D5 4s2, 3D6 4s2, 3D7 4s2, 3D8 4s2। ये 3D9 4s2 होना चाहिए ना, लेकिन 3D9 की जगह 3D10 ले ले रहा हूं क्योंकि 3D10 ज्यादा स्टेबल। ये 3D10 4s1 है, ये 3D10 4s2 है। तो दो एक्सेप्शन दिखा ना, क्रोमियम और कॉपर। इस पूरे में कहीं पे भी तुमको D4 या D9 दिख रहा है नहीं ना, D4 की जगह D5 हो गया, D9 की जगह D10 हो गया, इसलिए लिख दिया D4 D9 एग्जिस्ट नहीं करता है 3D सीरीज में। यहाँ पे आते हैं बच्चों, यहाँ पे देखो ये नायोबियम से यहां से लेकर के यहाँ तक सारे एक्सेप्शन एक्सेप्ट ये टेक्नीशियम। तो देखो एक्सेप्शन है, तो देखो क्या हो रहा है बच्चों, ये जो ऊपर वाले में याद करने का बड़ा अच्छा तरीका है। ऊपर वाले में जो D है, D में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा देना, S में एक इलेक्ट्रॉन घटा देना। देखो बच्चों ऊपर में D3 है तो यहाँ पे D4 कर दिए, 5s1 कर दिए, 4D4 5s1, ठीक है, क्लियर है। ऊपर में क्या किया हम लोग, ऊपर से एक बढ़ा दिए D में और S में घटा दिए। ये वाला तो बढ़ेगा ही, ये तो समझ ही गए क्यों पैटर्न है, क्योंकि ये हाफ फील्ड है ना। टेक्नीशियन में सेम टू सेम यही पैटर्न रहता है, जहां नहीं लिखे हैं बच्चों वो वही वाला पैटर्न फॉलो करेगा ऊपर वाला। लुथेनियम में आता है, देखो ये भी एक्सेप्शन है, तो क्या करेंगे D6 से एक बढ़ा दिए, D7 F से घटा दिए। रोडियम देखो D7 था तो D8 कर दिए और क्या कर दिए 5s1। पैलेडियम तो जान ही गए 4D10 होता है। AgB क्या है, ये क्यों है, क्योंकि फुली फिल्ड है ना, 4D10 और 5s1, कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। तो इस पूरे में देखोगे तो कहीं पे भी ना तुमको D3 दिखेगा, ना D6 दिखेगा, ना D9 दिखेगा, तो इसलिए क्रॉस आ जाते हैं। यहाँ पे इस में यही पैटर्न फॉलो होगा। बस ये देखो, ये जो टंगस्टन है वोल्फ्राम, W से जो लिखते हैं, यहाँ पे ये एक्सेप्शन फॉलो नहीं होता है कायदे से। यहाँ क्रोमियम में क्या होना चाहिए था 3D4 4s2 ना, मतलब D में 4 होना चाहिए था, S में 2 दिख रहा है, वही पैटर्न फॉलो हो रहा है ना। ये दोनों में दिख रहा है ना, वही पैटर्न फॉलो हो रहा है, D में 4 और S में 1। तो याद रखो कि पहला दो में D5s1 हो जाता है और नेक्स्ट दो में D4s1 रहता है। सॉरी D4s1 लिखे हैं, ये D4s2 हो जाएगा। पहला दो में D5s1 रह जाएगा और बाद में दोनों में क्या हो जाएगा D4s2। क्लियर है। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। ये प्लैटिनम एक्सेप्शन है, तो कैसे देखो D में एक बढ़ा दो, S में घटा दो। गोल्ड तो एक्सेप्शन है ही, क्यों, क्योंकि फुली फिल्ड ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। वही वाला चीज यहाँ भी फॉलो हो रहा है। तो जिसको जिसको हम रेड से मार्क किए वो सब एक्सेप्शन है। इस वाले में तुमको D9 नहीं दिखेगा, तो याद रखना ऐसे हम लोग के लिए पहला 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने वाला चीज है। अब इसके बाद बच्चों हम लोग शुरू कर देंगे पढ़ना कि क्या क्या मेटेलिक प्रॉपर्टीज होता है, किस तरह से बच्चों हीट ऑफ एटमाइजेशन, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में क्या ट्रेंड्स हैं। उसके बाद हम लोग फिर ये भी जानेंगे कि एटॉमिक रेडियस में क्या है, डेंसिटी में, फिर आयनाइजेशन एनर्जी में जो भी यूनिक ट्रेंड्स हैं उन सबको पढ़ेंगे, एक्सेप्शंस भी याद रखेंगे। और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है ऑक्सीडेशन स्टेट वाला और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाला, जिसमें बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, वो सबको एक एक करके लिखेंगे और क्लास में ही बच्चों तुम लोगों को वो याद हो जाएगा। उसके बाद उसको बस रिवाइज करते जाना है, क्योंकि ये सब ऐसे टॉपिक है ना, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन स्टेट, बुक पढ़ने के बाद भी बच्चों बहुत सारा कंफ्यूजन होने लगता है और समझ नहीं आता है। तो इसलिए उसको बारी बारी से हम लोग बड़े अच्छे से डील करेंगे
और सारे एक सेक्शंस का रीजन जान जान के हम लोग उसको याद कर लेंगे। क्लियर है बच्चों? अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, जाना कुछ बेसिक पॉइंट्स। अब शुरू करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज से, जिसमें हम लोग बहुत सारे मेटेलिक प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, मतलब मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में जो जो प्रॉपर्टीज बताते हैं उन सब के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तब एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी वगैरह। तो शुरू करते हैं बच्चों। फिजिकल प्रॉपर्टीज हेडिंग दिया है मैंने, एनसीईआरटी में भी यही हेडिंग दिया हुआ है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो बच्चों ये जो ट्रांजिशन मेटल्स है ये है तो मेटल्स ही, तो मेटल्स का जो जनरल प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सब शो करेंगे। तो लिखा है मैंने, नियरली ऑल द ट्रांजिशन मेटल्स शो मेटेलिक प्रॉपर्टीज लाइक हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, मैलिबिलिटी, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेटेलिक लस्टर ईटीसी। ये जितने प्रॉपर्टीज जो कि मेटल्स के हैं वो सब के सब नियरली सारे ट्रांजिशन मेटल्स शो करते हैं। ठीक है, अब बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला जो पेज खोलोगे जैसे ही एनसीईआरटी में, तो एक टेबल दिखेगा जिसमें सारे मेटल्स का बच्चों क्रिस्टल लैटिस लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसमें दिखेगा कि सबके नीचे में कुछ न कुछ लिखा हुआ है, एफसीसी, एचसीपी, किसी किसी के नीचे बीसीसी भी, और जो चार हैं जिंक, कैडमियम, मरकरी और मैंगनीज, उनके नीचे क्रॉस लिखा हुआ है। इसका मतलब उस टेबल से हम लोग ये पॉइंट निकाल सकते हैं, फिर से बोल रहे हैं, एनसीईआरटी में जब फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला पेज ओपन करोगे ट्रांजिशन मेटल्स में, मतलब डी ब्लॉक में, तो वहां एक टेबल दिखेगा। उस टेबल में बच्चों सबका कैरेक्टरिस्टिक क्रिस्टल लैटिस लिखा हुआ है कि कौन कौन सा यूनिट सेल शो करता है। तो वही हम, लेकिन उसमें बच्चों जिंक, कैडमियम, मरकरी के नीचे और मैंगनीज के नीचे क्रॉस लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो उसी से ये पॉइंट बोल सकते हैं कि हर एक मेटल का कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक क्रिस्टल लैटिस है या कोई कैरेक्टरिस्टिक यूनिट सेल है जो कि एचसीपी है या फिर एफसीसी है या बीसीसी है। ठीक है, वो सारे ऑप्शंस में लिखा हुआ है, या तो एचसीपी या तो एफसीसी या तो बीसीसी, एक्सेप्ट फॉर जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड मैंगनीज। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। कीप इन माइंड में बच्चों 3 पॉइंट लिख रहे हैं, एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये सब कॉमन सेंस से क्वेश्चंस में बच्चों ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड आर सॉफ्ट मैलिएबल डक्टाइल, जैसे बोलते हैं ना गोल्ड जो होता है प्योर गोल्ड, हाथ से भी उसका हम लोग शेप बदल सकते हैं, ये सब सॉफ्ट होता है। मरकरी जो है ना ही मैलिएबल है ना ही डक्टाइल। मैलिएबल का मतलब समझते हो ना, बीडेड इनटू शीट्स, और डक्टाइल मतलब ड्रॉन इनटू वायर्स। ठीक है, ये ना बेसिक पढ़ते हैं कोई भी बच्चा। तो मरकरी ना ही मैलिएबल है ना ही डक्टाइल है रूम टेम्परेचर पे, क्योंकि वो हमेशा लिक्विड स्टेट में होता है। किसी लिक्विड को तो हम लोग ये नहीं कर सकते हैं, उससे वायर बनाना या शीट्स में तो नहीं कर सकते हैं। कंडक्टिविटी का ऑर्डर है, सिल्वर ज्यादा होता है तब कॉपर, तब एयू, तब एयर। ये सब बेसिक चीजें याद रखना है। अब हम लोग पढ़ेंगे हीट ऑफ एटमाइजेशन, डेल्टा एच ए, और मेटलिक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ के बारे में। एमबीएस से हम इसको लिखा करेंगे। बच्चों ऐसा समझो, हम लोग क्या जानते हैं बॉन्डिंग में बच्चों इलेक्ट्रॉन्स का ही ना पेयरिंग होता है। जैसे मान लो कि ये मेटल एक मेटल है, ऐसे समझाने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, इसमें ये जो मेरी उंगलियां हैं ये सब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये भी मेटल का एटम है, इसमें भी उंगलियां जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो यही सब एक दूसरे को पकड़ेगा। अगर देखो तो बस एक उंगली से हम पकड़े तो वीक रहेगा ना, टूट जाएगा। 2 उंगली से पकड़ेंगे तो और स्ट्रांग होगा, और सारी उंगली से पकड़ लेंगे तो बहुत ही स्ट्रांग ना। तो बोलेंगे जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उतना स्ट्रांग बच्चों क्या हो जाएगा, एटम एटम एक दूसरे को पकड़ के रखेगा, मेटल एटम्स एक दूसरे को पकड़ के रखेगा, तो बोलेंगे उतना ही स्ट्रांग मेटलिक बॉन्डिंग हो जाएगा। तो बच्चों ट्रांजिशन मेटल्स या डी ब्लॉक में एक खास बात है कि जितना भी n-1d इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं मेटलिक बॉन्डिंग में, अपार्ट फ्रॉम ns इलेक्ट्रॉन्स। जैसे s ब्लॉक में केवल ns करता था, लेकिन ट्रांजिशन मेटल्स में ns के साथ साथ n-1d इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। तो मेटलिक बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा ना, s ब्लॉक से ज्यादा स्ट्रांग होगा डी ब्लॉक में। अब खुद सोचो, एक एटम दूसरे एटम को खूब अच्छे से पकड़ पकड़ के रखे हुए है। तो हीट ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है, कोई भी जो एलिमेंट हो उसका गैसियस एटम या एटम्स हम सीधे अलग अलग कर दें। तो ऐसे समझो एक एटम दूसरे एटम को बड़े अच्छे से पकड़ के रखे, तो हीट ऑफ एटमाइजेशन मतलब उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा कि कम, ऑफ कोर्स ज्यादा ना। तो बोलेंगे जितना ज्यादा अच्छे से पेयरिंग होगा, मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो डेल्टा एच ए भी क्या होगा, हीट ऑफ एटमाइजेशन भी ज्यादा होगा ना। या ऐसा समझो कि कहीं पे हीट ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा है, इसका मतलब मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है ना।
तो यही चीज हम लोग बाद में देखेंगे अभी कि मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होने के पीछे रीजन कितना बार पूछा जाता है, तो बोलते हैं हीट ऑफ एटमाइजेशन एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि बोलता है मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो समझ आ रहा है ना कि एटम एटम एक दूसरे को पकड़ के रखा है, जितना स्ट्रांगली पकड़ा है मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, हीट ऑफ एटमाइजेशन भी वहां पे क्या हो जाएगा ज्यादा। देखिए मोर द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मोर इज द एमबीएस मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। हीट ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा होता है ट्रांजिशन मेटल्स के लिए। मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है बच्चों वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेटिंग इन मेटलिक बॉन्डिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे देखो एक पार्टिसिपेट कर रहा है तो वीक, दो कर रहा है तो बी वीक, जब जितना ज्यादा करेगा उतना ही स्ट्रांग होगा। तो बोलेंगे डी ब्लॉक का ज्यादा होगा मेटलिक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ कंपेयर टू एस ब्लॉक। हार्डनेस जो है वो भी बच्चों मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ से डिटरमाइन होता है, ठीक है। हम लोग बोलते हैं डी ब्लॉक ज्यादा हार्ड होता है एस ब्लॉक से, हार्डनेस मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब बच्चों 3D सीरीज से ज्यादा स्ट्रॉन्ग ज्यादा अच्छा मेटलिक बॉन्डिंग होता है 4D में, उससे भी ज्यादा 5D में, ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं 3D से 4D, 4D से 5D। जैसे जैसे नीचे जा रहा है सीरीज में मेटलिक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ एमबीएस भी बढ़ेगा और डेल्टा एचए भी बढ़ेगा। एनसीईआरटी में एक लाइन में लिखा हुआ है, ये सब चीज कितने बार पूछता भी है। तो बोलते हैं हीट ऑफ एटमाइजेशन इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर which accounts for increasing metallic bonding strength in heavy transition metals। याद रखोगे कि heavy transition metals में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये इंक्रीजिंग मेटलिक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ है। क्यों? क्योंकि हीट ऑफ एटमाइजेशन बढ़ रहा है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेके समझाया 3D सीरीज का, इसी तरह 4D में भी होगा 5D में भी होगा, ठीक है बच्चों। जब आओगे बच्चों ओपन करोगे एनसीईआरटी का बुक तो तुमको दिखेगा एक फिगर दिखेगा 8.2, ठीक है। 8.1 में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का बनाया हुआ, मेल्टिंग पॉइंट का बनाया हुआ है, और 8.2 पे जब आओगे तो वहां पे तुमको दिखेगा हीट ऑफ एटमाइजेशन का ग्राफ है। तो दिख रहा होगा कि किसी भी सीरीज में पहले मतलब कुछ इस तरह का ग्राफ वगैरह दिखते रहता है, मतलब ऐसा कुछ ऐसा बढ़ता रहता है, फिर थोड़ा सा आता है, ऐसे करके रहता है, ठीक है। तो मतलब पहले कम रहता है हीट ऑफ एटमाइजेशन, और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हीट ऑफ एटमाइजेशन बढ़ता है और बीच में मैक्सिमा पे पहुंच जाता है, सबसे ज्यादा वैल्यू पे पहुंच जाता है, ठीक है। और फिर घटते घटते लास्ट में ये जिंक सब पे लोवेस्ट आ जाएगा। तो किसी भी सीरीज में क्या है, पहले कम से शुरू हुआ, बढ़ते बढ़ते बीच में मैक्सिमम पहुंचा, फिर घट गया, ठीक है। यही पैटर्न फॉलो हो रहा है हीट ऑफ एटमाइजेशन का, जैसे ये दिख भी रहा है ना। अब देखो बच्चों नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फॉर मेटलिक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ का भी पूछा जाए तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं क्रोमियम तक ये बढ़ रहा है। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा, तो मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा हो जाएगा ना, और फिर क्या होगा, घटने लगेगा। तो इन शॉर्ट क्या देखें हम लोग, शुरुआत में डेल्टा एच भी लो है, मेल्टिंग कह रहे हैं, मेटेलिक बॉन्डिंग स्ट्रेंथ भी लो है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वो बढ़ रहा है, मैक्सिमा पे पहुंचा बीच में और फिर घटने लगा। जिंक कैडमियम मरकरी जो है, जो कि बच्चों किसी भी सीरीज के सबसे लास्ट में है, उन सब का डेल्टा एच सबसे कम होता है, मतलब बहुत ही लो होता है। अब डेल्टा एच बहुत लो है, इसका मतलब वो आराम से गैसियस एटम में टूट जा रहा है ना। गैसियस मतलब हीट ऑफ एटमाइजेशन का अगर हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से डेफिनेशन बोले तो क्या होता है, किसी भी एलिमेंट से 1 मोल गैसियस एटम बनाने में जो एनर्जी लगे। तो बोलते हैं कि जिंक कैडमियम मरकरी ये सब का डेल्टा एच बहुत लो है, इसका मतलब ये सब आराम से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है, वोलेटाइल होता है, हाई वोलेटाइल होता है। याद रखना है जिसका हीट ऑफ एटमाइजेशन कम वो ज्यादा वोलेटाइल, और जिसका हीट ऑफ एटमाइजेशन ज्यादा वो कम वोलेटाइल, इनवर्स होता है। क्लियर है? मतलब क्या है, एटम फ्री होकर के उड़ने लगे तभी ना बोलेंगे कि वोलेटाइल है। तो जो आसानी से, जिसका हीट ऑफ एटमाइजेशन कम होगा वही ना आसानी से टूट के उड़ने लगेगा, तो बोलेंगे उसका वोलेटिलिटी ज्यादा है और उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। वहीं बाकी जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ये सब तो ट्रांजिशन मेटल ही ना है, बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स का बच्चों वोलेटिलिटी लो होता है, लेकिन जिंक कैडमियम मरकरी का वोलेटिलिटी हाई होता है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसका डेल्टा एच है बच्चों, डेल्टा एच बच्चों इंपॉर्टेंट फैक्टर है एमबीएसबी के बारे में भी पढ़ने के लिए। और जब बोलते हैं ना डेल्टा एच ही तय करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। तो सीधा सीधा ऐसा याद रखना, जिसका डेल्टा एच बड़ा हाई रहेगा, इसका मतलब उससे एक एटम बड़ा मुश्किल से मिलेगा ना। जैसे मान लो ये मेटल एटम है, ये मेटल एटम है, बड़े अच्छे से पकड़े हुए हैं, तो एक एटम को फ्री करने में ज्यादा एनर्जी लगेगा। अब बहुत ज्यादा एनर्जी लगे किसी मेटल एटम को फ्री करने में, एक मेटल एटम लेने में, इसका मतलब वो मेटल एटम रिएक्शन जल्दी शो नहीं करेगा। और जो चीज
अच्छे से रिएक्ट नहीं करता है या रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है, बोलते हैं ना कि वो इनर्ट बिहेवियर शो कर रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हीट ऑफ एटमाइजेशन बहुत ज्यादा अगर है तो उस मेटल का इनर्ट या नोबल बिहेवियर हो जाता है टुवर्ड्स रिएक्शंस। तो ये हो गया हीट ऑफ एटमाइजेशन, मेल्टिंग बोलते रहे बार बार। मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में अब आने वाले क्लासेस में हम लोग मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे, फिर एटॉमिक रेडियस पढ़ेंगे, उन सब का सारा ट्रेंड्स, एक्सेप्शंस, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, रीजन सब पढ़ेंगे। आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ेंगे जो कि बड़ा अच्छा सा टॉपिक है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। फिर हम लोग पढ़ेंगे, बीच में डेंसिटी वगैरह भी पढ़ लेंगे, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो इतना क्लियर है, इन सबको अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, नोट करके वीडियो को बार बार सुन करके अच्छे से समझना है और याद कर लेना है सारे पॉइंट्स को।